हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम से बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ साथ में जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबकी तैयारी एकदम से अच्छे से अभी चल रही होगी, है ना। अच्छे से आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप सब के लिए लेकर के आया हूँ हमारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, हमारे नीट में जो पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग सवाल हैं उनको आज देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और आज का जो हमारा ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज़ होने वाला है ये है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके सवाल सारे प्रैक्टिस, देखेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे सवाल को क्या आखिरकार इसमें से और क्या क्या कैसे कैसे पूछ सकते थे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम है रोहन मेहता और अभी मैं MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, पहला सवाल है द मोस्ट पॉपुलर नॉन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO। ठीक है, ABO ग्रुपिंग इट इज़ नेम्ड ABO एंड नॉट ABC बिकॉज O इन इट रेफर्स टू हैविंग। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा फालतू का सवाल बनाया हुआ है, बताया गया है कि ABO को ABC क्यों नहीं बोलते हैं। फिर लास्ट में पूछता है कि जो O होता है O का इसमें क्या कहते हैं हम लोग, मतलब O का। ठीक है, O में क्या होता है, एंटीजन होता है कि नहीं होता, ये सब चीज़ें। अब मुझे खुद बताओ, जो O वाला होता है उसके पास एंटीजन होता है कि नहीं होता। हमारा कोई भी जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एंटीजन के, हमारे RBC के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर A वाला है तो A है, B है तो B है, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो हमारा क्या होगा, वो O ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन में आता है नो एंटीजन A एंड B ऑन द RBC, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर जो कि है नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड सेल होता है जो हमारे बॉडी से अगर सबसे ज़्यादा उसका लॉस हो गया तो उस वजह से हमारा क्या होगा, बताओ बताओ। हमारा जो है क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, क्लॉट नहीं बन पाएगा हमारे ब्लड का, जिससे क्या होगा हमारे बॉडी से सबसे ज़्यादा ब्लड का जो है लॉस होगा। तो कौन सा ऐसे सेल होते हैं, प्लेटलेट। कौन से सेल होते हैं हमारे, प्लेटलेट ऐसे सेल होते हैं जो कि ब्लड के कोएगुलेशन में काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लेटलेट तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट का दूसरा नाम है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा D, थ्रोम्बोसाइट। अब आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगला क्या है, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप और आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट दिस इज ड्यू टू के AB ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कि वो हर किसी से अपना जो है ब्लड जो है ले सकता है, ऐसा हम लोग उसे क्यों कहते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो AB ब्लड ग्रुप वाला बंदा होता है उसके पास क्या कोई एंटीबॉडी होती है, बताओ। नहीं, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो वो सामने कोई भी ब्लड ग्रुप वाले आदमी को मारेगा नहीं, है ना। एंटी ब्लड ग्रुप को मारेगा नहीं, क्लम्पिंग होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो इसका देखो, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी A एंड एंटी B इन द प्लाज्मा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब ऑप्शन नंबर C इसका क्यों गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दिया है RBC। एंटीबॉडी क्या RBC में पाए जाते हैं क्या, नहीं, RBC में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली हेल्प इन द एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, ये होता है RBC का फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में जब RBC बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब इनमें से आखिरकार ऐसा कौन सा सेल है जो हमारे RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो है हमारा पैराइटल सेल। कौन सा सेल, पैराइटल सेल। कैसे हेल्प करता है ये, देखो, पैराइटल सेल में जो है एक चीज़ आती है, हमारे फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं CIF। क्या बोलते हैं, CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका वैसे मेन काम होता है हमारा विटामिन, ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है ये। वैसे इसका एक और भी काम है हमारा, ये पैराइटल सेल का एरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है डब साउंड। दो तरह के साउंड होते हैं, देखो, एक होता है लब, ठीक है, एक होता है डब।
अब जो दो सवाल दो साउंड हैं, ठीक है। जो डप वाला है वो आखिरकार कब हमारा प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, बोथ बी एंड सी। बताओ सही जवाब बिल्कुल, ठीक है। सेमीलूनर वॉल जब क्लोज होती है तब हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है डप साउंड। अब जो दूसरा इसमें आया है सवाल वो है एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। ठीक है, जो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। ठीक है, अब देखते हैं आखिरकार जो चार दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमें देखना है कि कौन कौन सा सही है इसमें, है ना। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमेटिक सेल, ठीक है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसका अगर मैं इन चारों के ऑप्शन की मैं बात करूं तो सबसे इसका जो सही वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या कह रहे हैं ना, जो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी है उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको जितना भी स्पेस मिलेगा आरबीसी पर वो जो है पूरी स्पेस कवर करेगा। किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना का काम होता है ना आरबीसी का। ठीक है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए उसकी पूरी स्पेस बन जाएगी। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं हमारे? ल्यूकोसाइट हमारे होते हैं WBC। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि ल्यूकोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो उसके करेक्ट क्या है? ठीक है, दे कैन स्क्वीज आउट थ्रो, मतलब कैन क्रॉस द कैपिलरी वॉल्स। ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट। फिर आते हैं ई न्यूक्लिएट, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। सडन फॉल इन द नंबर इंडिकेट कैंसर, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। दे आर प्रोड्यूस इन द थैमस, नो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ये जो है कैपिलरी वॉल्स जो होते हैं ना, ठीक है, कैपिलरी वॉल से जब मतलब ब्लड ऐसे पास कर रहा होता है तो वहाँ से ये थोड़ा बहुत अमाउंट इसका निकल जाता है। ठीक है, फिर आता है सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? सीरम के पास क्या नहीं होता? बिल्कुल सही, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है सीरम के पास। अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है इसी वजह से जो है सीरम आपका जो है क्लॉट नहीं कर पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है? ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट, एक सेकंड, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of the donor? मतलब क्या वो ये कह रहा है कि एक बंदा है बाहर, उसका जो है रोड में एक्सीडेंट हो गया, उसको जो है अभी जल्दी से ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। अब उसी बंदे का एक और फ्रेंड उसको जो है ब्लड देता है अपना। ठीक है, एक ही बार में उसका जो है ब्लड दे देता है। तो जो बंदे ने डोनेट किया अपना ब्लड, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो हर किसी को डोनेट कर सकता है? बताओ कौन सा? ब्लड ग्रुप ए। क्यों ऐसा होता है कि वो हर किसी को डोनेट करता है? वो इसीलिए क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। इनमें से ऐसा प्लाज्मा कौन सा प्रोटीन है जिसका जो है मेन काम क्या है? बताओ, ब्लड के कोएगुलेशन का काम है। देखो, सीरम अमाइलेज, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब जो है कुछ भी काम नहीं होता कोएगुलेशन में। सिर्फ एक ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? फिब्रिनोजन। ये आगे जा करके देखो फिब्रिनोजन है, ठीक है, ये आगे जा करके क्या बनेगा? फिब्रिन बनाएगा। ठीक है, फिब्रिन जो है वही फाइबर होते हैं जो कि आगे जा करके हमारा कोएगुलेट करेंगे में काम करेगा ब्लड के। ठीक है, इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है? The most popularly known blood group is the ABO grouping. It is named ABO not ABC. ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट हो गया। इसका वही आंसर है कि आखिरकार ओ को क्यों ऐसे बोलते हैं? ओ को इसलिए बोलते हैं कि कोई भी इसमें एंटीजन नहीं होता आरबीसी के ऊपर। नो एंटीजन ए एंड बी ऑन द आरबीसी। अब देखो, ए पर्सन विद अननोन, अब मतलब जो सवाल एक आया था ना एक्सीडेंट वाला, ये वैसा ही सवाल है। ये थोड़ा सा इसको और थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है। ए पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज वन फ्रेंड वही है कि उसको जो है ब्लड दे दिया फ्रेंड ने, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो आखिरकार व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड। जो डोनेट किया फ्रेंड उसका आखिरकार ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? उसका कौन सा होना चाहिए? टाइप बी ओ होना चाहिए, क्योंकि उसके पास
कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी पर्सन में जांच करना है, देखना है कि इस पर्सन में एंटीबॉडी कितने कम हैं, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हमें एंटीबॉडीज़ का एक देखना है कि कितने कम हो चुके हैं पर्सन में। तो आखिरकार हम लोग ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे इनमें से, ताकि हम कंफर्म हो जाए, कंफर्मेटरी एविडेंस मिल जाए कि हाँ इसका जो है एंटीबॉडी कम है। ठीक है, इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रखो, सीरम ग्लोब्यूलिन का हम लोग टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा पुराना PYQ है आपका। सीरम ग्लोब्यूलिन का टेस्ट करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि आखिरकार जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं ना पर्सन में, वो कम हैं ज़्यादा हैं। ठीक है, एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं देखो, वैसे अगर आप नाम पर भी जाओ तो IgA, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ठीक है, अब देखो IG जो आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, उसमें क्या आ रहा है, ग्लोबुलिन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है सही, ठीक है, ग्लोबुलिन आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीरम ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं देखो अगले सवाल के ऊपर, ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन द फोर्थ स्लाइड। मैंने 4 स्लाइड ली, मैंने चारों स्लाइड में जो है क्या किया, इन सबको रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कोएगुलेट, इनमें से कौन सा कोएगुलेट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा ब्लड सीरम होता है वो कोएगुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ब्लड सीरम के पास कुछ भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कोएगुलेशन उसका नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया। ठीक है, एनीमिया है, शोज लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट विदाउट हीमोग्लोबिन। ठीक है, विदाउट हीमोग्लोबिन, सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिवेट हिज सिम्टम। जो हमारा यहाँ पर यह बताया गया है कि आखिरकार यहाँ पर जो एक हम लोगों ने क्या किया, एक पर्सन है उसको हम लोगों ने देखा, उसको क्या हुआ था, एनीमिया हुआ था। जब हम लोगों ने उसके RBC वगैरह को देखा तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं था। ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं था। अब मुझे बात बताओ, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, बताओ, हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन में, ठीक है, क्या नहीं होता, हीमोग्लोबिन में हमारा जो है आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या हीमोग्लोबिन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमें हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन कंपाउंड। जब हम लोग इसे आयरन के कंपाउंड देंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, तो एनीमिया वाले सिम्टम जो हैं जाते जाएंगे उसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है अगले सवाल के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इन द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोएगुलेशन एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि इनमें से आखिरकार इन चारों में से मैं ऐसी कौन सी चीज़ को जो है वहाँ पर डाल दूँ, मतलब कि कहीं पर मान लो ऐसे ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, मैं आखिरकार यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ डाल दूँ ताकि मैं जैसे डालूँ वहाँ पर तुरंत वहाँ पर क्या हो जाए, कोएगुलेशन हो जाए। ठीक है, आप देखते हैं एक एक सवाल को। फिब्रिनोजन एकदम से करेगा क्या वहाँ पे, कोएगुलेट नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि फिब्रिनोजन ये खुद एक जो है फिलहाल अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, फिब्रिनोजन आगे जा करके फिब्रिन वगैरह में कन्वर्ट होते तभी उसका कोएगुलेशन बनता है, तो फिब्रिनोजन ये आंसर नहीं होगा। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन, नाम में ही है प्रो, मतलब कि ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये भी जो है नहीं करा पाएगा यहाँ पर हमारे कोएगुलेशन को। फिर आता है हेपरिन तो खुद एक भैया एंटी कोएगुलेंट है, वो तो कोएगुलेशन कराता ही नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो है तुरंत एकदम से करा देगा यहाँ पर कोएगुलेशन, क्योंकि ये खुद एक कोएगुलेशन फैक्टर भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर एक दूसरा जो सवाल है वो है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर द एनालिसिस ऑफ ब्लड corpuscle एंड प्लाज्मा। You are also provided with the following 4 type of test tube, which of them will you not use for the purpose। ठीक है, वो ये बताया गया है कि आखिरकार देखो हमें क्या करना है, हमें जो है टेस्ट ट्यूब में जो है ब्लड, पेशेंट का ब्लड लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो टेस्ट ट्यूब हैं जिनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए इस पर्पज़ के लिए, देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अब हमें टेस्ट करना है, हमें ब्लड चाहिए उसके लिए, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसको हम यूज़ करेंगे,
बताओ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग यूज़? क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है उस ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम है ना उसमें, कैल्शियम क्या काम क्या है, वो कोएगुलेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग इसको तो यूज़ नहीं करने वाले। फिलहाल इसको मैं टिक कर लेता हूँ। चिल्ड टेस्ट ट्यूब नहीं, उसमें वहाँ एकदम से जो है कोएगुलेट कर जाएगा। फिर आता है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपेरिन। हेपेरिन का मेन काम क्या है? देखो देखो, हेपेरिन का मेन काम क्या है? हेपेरिन का मेन काम है वो एक एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, मतलब कि क्या करता है वो, क्या करता है वो? कोएगुलेशन जो है नहीं करा सकता। ठीक है, कोएगुलेशन जो है नहीं कराएगा। फिर है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट। इसको भी हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि सोडियम ऑक्सलेट भी हमारा एक एंटीकोएगुलेंट है। तो हम लोग क्या, कौन सा यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर? हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को। क्यों क्यों यूज़ नहीं करेंगे? इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है वो कोएगुलेट कराता है। ठीक है, अब हमें कोएगुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा क्या है, व्हाट इज़ करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में आखिरकार कौन सी चीज़ सही है? नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही, ये इसका सही आंसर हो गया कि हमारे ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन ए और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं उसमें। फिर क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ई सी जी प्रेजेंट। देखो ऐसे होता है ना, एक सेकंड, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होता है? पी, फिर क्यू आर एस टी, ऐसे होता है कुछ हमारा ECG। अब यहाँ पर पूछा है कि जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, फिर अगला सवाल है, ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज द SA नोड एक्ट एज अ नॉर्मल पेस मेकर। जितने भी हमारे नोडल टिश्यू में जो कंपोनेंट आते हैं, SAN हो गया, AVN हो गया, बंडल ऑफ फिश हो गया, पर्किंजे फाइबर हो गया, वो अपने आप से एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जो ऐसे नोड होता है उसको हम लोग क्यों, मतलब कि वो उस नॉर्मल पेस मेकर उसको हम लोग क्यों बोलते हैं, वो पेस मेकर का नाम उसको क्यों दिया गया? ठीक है, देखो ऐसे नोड हैज़ द स्लो रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। नहीं भाई, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे नोड इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। नहीं, AVN वगैरह ये सब भी करते हैं। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कंपोनेंट। नहीं, AVN वगैरह जैसे मैंने बोला कि सब करते हैं, उनका सबका अपना अपना सिस्टम होता है, अपना अपना अपने तरीके से जो है वो भी एक्साइट होते हैं। फिर आता है ऐसे नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ द डिपोलराइजेशन। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट होता है ऐसे नोड का, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं? पेसमेकर का दर्जा दिया गया है ऐसे नोड को। अब आते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। ए स्पेशल नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कहाँ पर है ये? लोअर नोड ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। मतलब कि एक जो है नोडल टिश्यू है, कहाँ पर प्रेजेंट है ये? राइट एट्रियम के लोअर साइड में प्रेजेंट है। कौन सा है ये? बताओ। AVN है। ठीक है, तो ये कहता है जो AVN है ना वो आखिरकार क्यों 0.1 सेकेंड का डिले कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, वो इसीलिए डिले करता है 0.1 सेकंड का, ताकि जो हमारा एट्रिया है ना, एट्रिया एकदम से खाली हो जाए। एट्रिया खाली हो जाएगा तो ब्लड सारा सारा कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, एट्रिया एकदम से खाली हुआ, ब्लड वेंट्रिकल में आया, फिर वेंट्रिकल का जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड जो है आगे सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो डिले होता है वो इसीलिए होता है कि एट्रिया जो है एकदम से खाली हो जाए, कंप्लीट एम्प्टी हो जाए वहाँ पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब फिर आता है हमारा ये वाला सवाल। ये वाला सवाल जो है भैया बहुत सारे लोगों को जो है परेशान करता है ये। ठीक है, देखते हैं इसका क्या क्या सीन है एक बार। हाँ, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है इसको समझाने के लिए। वट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। अब देखो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे जो है डेटा गिवन है। ठीक है, अब देखना ध्यान से मेरी बात। कार्डियक आउटपुट हमें कितना दिया हुआ है? ठीक है, कार्डियक आउटपुट हमें कितना दिया है? 5 लीटर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना दिया हुआ है हमारा? 5 लीटर दिया हुआ है। जो 5 लीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे वहाँ बाकी सब ml में है तो इसको मैं ml में कर लेता हूँ, 500 ml। ठीक है, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है एट द एंड ऑफ द डायस्टोल दैट इज़ 100 ml और एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्ट्रोक वॉल्यूम की। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम होते क्या है?
हमारी पहली बात तो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है कि कितना आखिरकार ब्लड हमारा वेंट्रिकल के थ्रू जो है सर्कुलेट किया पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से आखिरकार कितना किया। फिर इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि आखिरकार हार्ट बीट कितना होनी चाहिए। हार्ट बीट बोलो या तो उसको हार्ट रेट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला आता है आपका, एक सेकंड, फार्मूला आता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, कौन सा आता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हार्ट रेट, ठीक है। अब हमें देखो, अब हमें ये पता है, अब हमें निकालना ये है, ठीक है। और हमें कौन सा स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमें पता है। कैसे पता है सर, सर दिया ही नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इसका जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ द डायस्टोल माइनस और वेंट्रिकल सिस्टोल की जो होती है ना, उसका जब हम लोग जो है माइनस करते हैं दूसरे से, तो ये हमारे क्या निकल के आएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आएगी। 100 माइनस 50 दैट विल बी द 50 ml। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर रखो उसको, कार्डियक आउटपुट कितनी थी, 5000, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी कितनी थी, 50, ठीक है। हार्ट रेट हमें निकालनी है, तो वही है भैया, देखो हार्ट रेट कितनी हो जाएगी हमारी, 100। कैसे हम लोग उसको लिखते हैं, बीट्स पर मिनट के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब देखो ये फिर से वही सवाल आ गया है यहाँ पर, थोड़ा सा जो है कुछ सवाल रिपीट हुए हैं मेरे से, मैं मानता हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। फिर अगला सवाल है आपका, बंडल ऑफ हिस इज़ अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। अरे सर क्या, कैसे बच्चों वाले सर सवाल लेकर आए हो आप, हार्ट ही होगा इसका आंसर। पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, वैसे भी बंडल ऑफ हिस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में तो होता है प्रेजेंट। अब आते हैं थोड़ा सा मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले सवाल के ऊपर, थोड़ा सा इसको आपको दिखाते हैं कि आखिर कितना चुटकियों में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है, अब सबसे पहले इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ो, ठीक है। ऑप्शन को पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, देखो मैं देखता हूँ सी वाले को पहले। सी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का एक ही काम होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस का काम होता है। सी का 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है, सी का 2। अब मैं पढ़ूंगा डी वाले को, डी है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है। तो ए ऑप्शन में क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। बाकी दो ऑप्शन को भी देखते हैं एक बार। यूसिनोफिल, यूसिनोफिल का मेन काम क्या होता है, ये हमारा जो है हिस्टामिन रिलीज, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता है। और बेसोफिल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, एक ग्रेन्यूल रिलीज़ करता है जिसमें क्या होता है, हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। वही अपना एलर्जिक वाले जो रिएक्शन होता है ना, उसी टाइम पर यूसिनोफिल और बेसोफिल का मेन काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बोला है कि जो डॉक्टर साहब है ना, वो यूज़ क्या कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या काम होता है सर, दिल की धड़कना सुनने के लिए, लब डब लब डब लब डब, इनको सुनने के लिए जो है डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है। जो सेकंड साउंड आ रही है ना सर, उसका मेन काम क्या है, कौन सी साउंड होती है वो होती है डब साउंड। कौन सी साउंड होती है, वो डब साउंड होती है, ठीक है। जो सेकंड साउंड होती है वो किस कारण आती है, वो आती है सेमिलुना वाल्व जब क्लोज होते हैं, ठीक है। जब हमारे सेमिलुना वाल्व क्लोज होते हैं उस वजह से हमारे डब साउंड होती है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। इफ़ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डेट टेंडिनी ऑफ द ट्राइकास्पिड वाल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शन, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। जल्दी से एकदम से तुरंत कौन सा इफेक्ट वहाँ हमें शो करेगा, देखो ध्यान से। क्या इंजरी आ रही है किसके ऊपर, कॉर्डेट टेंडिनी के ऊपर। कॉर्डेट टेंडिनी हमारा क्या काम कर रहा था, नीचे जो है ऐसे तारों की तरह से निकला होता है ना, ऐसे मतलब पतले पतले ऐसे वायर 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 ऐसे निकले हुए थे, जोड़ करके रखा था। किसको जोड़ा था, फ्लैप वगैरह को जोड़ा था नीचे बॉल से, वेंट्रिकल की, याद आया। अब अगर हमारा वो कॉर्डेट टेंडिनी क्या हो गया, ख़राब हो गया कहीं से, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कौन सी चीज़ के ऊपर तुरंत इफेक्ट आएगा, बताओ। तब अब देखो आते हैं ऑप्शन के ऊपर। द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एरोटा विल बी स्लो डाउन। एरोटा 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 कहाँ आ रहा था, बताओ। एरोटा आता है हमारा इधर लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ आता था हमारा एरोटा। लेकिन यहाँ पर हमारा ट्राइकस्पिड के बारे में बात की गई है। ट्राइकस्पिड हमारा क्या होता है, राइट तरफ होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तब पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग। पेस मेकर का क्या काम है, वो तो भैया अपने ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पे, है ना, उसको कुछ काम है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इन टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट का तो हमारा सर काम ही नहीं है यहाँ पर,
ट्राइकस्पिड वाला पूछा गया है। द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल द रिड्यूस, बिल्कुल सही। पल्मोनरी आर्टरी हमारा कहाँ से लेकर के जा रही थी, नीचे राइट वेंट्रिकल से आगे की तरफ लेकर के जा रही थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फिर है द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज, सबसे करेक्ट रूट कौन सा है, हमें ढूंढना है ऐसे नोड, क्योंकि सबसे पहले वहाँ से जनरेट होता है एवी नोड से, एवी नोड ये गलत, ऐसे नोड है बिल्कुल सही, परकिंजे फाइबर ना थोड़ी आता है उसके बाद, है ना, गलत, ऐसे नोड एवी नोड बंडल ऑफ फिश परकिंजे फाइबर हार्ट मसल, बिल्कुल सही आंसर। अब इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि देखना है क्या आखिरकार इनमें से कौन कौन सा सही आंसर है उस हिसाब से, ठीक है। जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं आर्टरी में सबसे ज़्यादा होता है, एक सेकंड, आर्टरी में जो है सबसे ज़्यादा होता है प्रेशर, उसके बाद हमारे वेन्स आते हैं, ठीक है। तो देखो ब्लड प्रेशर अगर मैं बात करूँ इन द पल्मोनरी आर्टरी इज़ मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड हैज़ द वेसल विच, आर्टरीज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऐसे कौन से वेसल होते हैं, का मेन काम क्या होता है, देखो आर्टरी का जो है मेन काम यही होता है कि वो ब्लड को हार्ट से बाहर के दूर के जो ऑर्गन होते हैं मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम होता है, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह ये सब, ठीक है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसमें आप याद रख लो एंडोथेलियस सेल से बनी होती हैं हमारी जो कैपिलरी की ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होती है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे एंडोथेलियस सेल ऐसे लगे होते हैं। फिर है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ, ठीक है। लिम्फ में क्या क्या होता है, देखो सब चीज़ें होती हैं, सिर्फ आरबीसी नहीं होता है उसमें, और कुछ जो है प्रोटीन ब्लड के जो होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन। फिर क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इनमें से आखिरकार कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जो क्या कॉज करेगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो मदर आर एच पॉजिटिव एंड फीटस आर एच नेगेटिव नहीं, मदर आर एच नेगेटिव एंड फीटस आर एच पॉजिटिव, बिल्कुल सही। अगर मदर आर एच नेगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है तो मदर के क्या देखेगा जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, देखेगा कि ये भैया हमारे काम का है नहीं बंदा, ये बाहर का कोई इंसान है, तो अगली प्रेगनेंसी तक आते आते, पहले वाले में तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगली प्रेगनेंसी तक आते आते एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, जिस वजह से क्या होगा जब फीटस बनेगा अगले नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम, तो उस टाइम क्या होगा वो जो है उस फीटस की आरबीसी को मार देगा, क्लम्पिंग शुरू होती जाएगी, जिस वजह से आगे जाके फीटस की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, आखिरकार इनमें से कौन से विटामिन की जब कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी से लगातार मतलब कहीं से अगर चोट लग गई तो वहाँ से लगातार खून आ रही है हमारी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। विटामिन के का मेन काम होता है कोएगुलेशन में, ठीक है, कोएगुलेशन में मेन काम होता है विटामिन का, तो सॉरी विटामिन के का, तो हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। अब दूसरा आता है इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अभी यहाँ पर ध्यान से ए बी सी डी लिखा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, नज़र आ रहा है वैसे, ठीक है। अब आते हैं इसके सही आंसर के ऊपर कि क्या है, देखो पी वेव की अगर मैं बात करूँ, पी वेव क्या होता है, पी वेव होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी, ठीक है। तो ये जो है दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे कट कर दिए। फिर आता है क्यू आर एस वेव, ठीक है, क्यू आर एस वेव की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर आता है हमारा, वो आता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। सी अब देखते हैं डी वाले को देखते हैं, तुरंत डी वाले को देखते हैं, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव, अगर हमारा जो टी वेव है उसके साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, जो टी वेव है उसका साइज़ कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, कोई अगर चीज़ नॉर्मल से ऊपर नीचे हो रही है तो हमें किसी चीज़ की कंडीशन होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर कंडीशन की अगर मैं बात करूँ कोरोनरी इस्कीमिया दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन हमारा टूटता है तो आखिरकार क्या बनता है उसमें से, देखो दो चीज़ें बनती हैं, हीम और फिर दूसरी चीज़ बनती है क्या, ग्लोबिन,
ठीक है। फिर आगे जा कर के ये दोनों एक जो है अलग अलग वहाँ पर साइकिल में जाते हैं। फिलहाल आपको नीट के लेवल में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो जब हमारा हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या बनता है, ये बिलीरुबिन बनेगा। जो अगला सवाल है वो है चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, कि आखिरकार चाइल्ड की डेथ कब होगी। आर एच पॉजिटिव मैन, आर एच नेगेटिव वुमेन, बिल्कुल सही। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि अगर हमारा जो है वुमेन जो है वो आर एच नेगेटिव है, ठीक है, तो जब उसका बेबी जो होगा जैसे कि आर एच पॉजिटिव वाला केस आएगा, ठीक है। अब देखो ना, मैं बात करूँ पॉजिटिव वाला जो है हमेशा वो क्या होता है, डोमिनेट में होता है, तो इसका जो बच्चा आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी एक पॉजिटिव वाला ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस वगैरह करके देखें तो यहाँ पर पहली प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरा जब प्रेगनेंसी आएगी मदर की, तो वहाँ पर जो है ये आर एच नेगेटिव वाला जो है, इस वजह से आर एच पॉजिटिव बेबी का जो फीटस है वो डेथ हो सकती है उसमें। अब फिर दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे आखिरकार कौन से एनिमल में है, किस में होता है बताओ। मैमल में होते हैं, बर्ड्स वगैरह में होते हैं, तो इनमें से मैमल कौन है, वेल। अब आते हैं हमारे आज के इस आखिरी सवाल के ऊपर, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ बताओ। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मेरे से गलती हो चुका है, यहाँ पर इधर लेफ्ट नहीं आएगा, इधर आएगा हमारा क्या, राइट, ठीक है। एक सेकंड, हाँ यहाँ पर हमारा आएगा राइट, ठीक है, लेफ्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखते हैं यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, इसका हो गया 3, तो 2 ऑप्शन कट, ठीक है। फिर आता है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड आता है लेफ्ट और एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक हमारा हो चुका है, इतना ही था हमारा आज का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने ही सवाल हुए हैं सब के सब आपको एकदम से मक्खन क्लियर हो चुके हैं, एकदम से हर आपको आपने सवाल में घुस के देखा कि आखिरकार कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, और आखिरकार सवाल को जो है कैसे हमें अप्रोच करना है, सवाल को कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मिलेंगे हमारे इसी सीरीज़ में किसी और एक नई वीडियो के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको फिर भी इनमें से कोई सवाल ना आया हो समझ में कि आखिर सर कैसे हुआ, आपने कैसे सॉल्व कर लिया, कमेंट सेक्शन में मेरे से तुरंत आप पूछेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।